जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं ज़ी एच ड्रामा रिव्यू। कुछ आपको बात करते हैं थोड़ी। मैं मंटो नहीं हूँ और केस नंबर 9 के कुछ सीन भी दिखाते हैं, कौन उसमें ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन केस नंबर 22 जो थी, मैं मंटो नहीं हूँ, इसके हवाले से थोड़ी बात करते हैं। आपको याद होगा नाज़रीन के जो फ़रहाद है यानी अज़ान समी खान, उसके ऊपर जब पुलिस वाले गन लेके आए थे और अपना जो गुंडे थे वो गन लेके आते हैं, तो उनको क्या कहता है कि 3 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये। और उसके बाद वो ख्वाब में भी डरता है, अपनी माँ की गोद में भी डरता है। सारा सीन मैंने आपको दिखाया था। एक रूप तो वो था अजान समी खान का। अब इसमें राइटिंग के हवाले से कहा जाए, स्क्रिप्ट के हवाले से कहा जाए, क्या कहा जाए कि कौन कंफ्यूज है असल में अजान समी खान है क्या। वो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ तो फिर बात करें। वो बंदा जो कह रहा था कि 2 करोड़ ले लो, 3 करोड़ ले लो, मेरी जान छोड़ दो, अपने बाप को कह रहा है गोली मारिए ना, गोली मारिए। देखिए ज़रा ये। क्यों मारता है? गोली मारी ना, मेरी जान जाएगी तो मेमल किसी और के पास जाएगी। नाज़रीन देखा आपने, कहा कि मेरी जान जाएगी तो मेमल किसी और के पास जाएगी। और इसके अलावा इन्होंने आगे जाके कहा कि मैं वरना फिर छोटे हजरत को भी कत्ल कर दूंगा। अब ये वो बंदा है जो जिसका एक रूप वो देखा था। इसको मतलब क्या ड्रामे की किस्तें बढ़ाने के लिए किसी भी किरदार को किसी भी टाइम कुछ भी कर दिया जाए आपके लिए एक्सेप्टेबल है। मतलब आप खुद सोचें कि माँ की गोद में वो डरने वाला वो बंदा, अब वो थप्पड़ खा के किस तरह वो बाप को देख रहा है और किस तरह जो कुछ कर रहा है। तो इसके हवाले से ज़रा मुझे फिर कन्फ्यूजन है, मुझे फिर वो है। उसमें मैंने समझ गया था कि डर गया है बस। अब इसका असल रूप सामने आ गया, तो ज़रा मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ असल रूप है क्या। इसके ऊपर आप तो जिहाद दे दें, रीजनिंग दे दें, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही कि वही वाला सेम बंदा ये वाली अब बाप के सामने हरकत क्यों कर रहा है ये वाली। तो आगे चल के ज़रा देखते हैं। 22 नंबर एपिसोड और 23 नंबर एपिसोड में हजरत जो थे वो मंटो से भारी नज़र आए हैं। उन्होंने एक जो फलसफा बयान किया और जो बताया, तो उसमें वो थोड़े से थल्ले लगाते हुए नजर आए हैं मंटो को। देखिएगा ज़रा। मोहब्बत में मंटो साहब से बड़ा हूं मैं। बड़े नहीं हो, मैं बस बड़ा लगता नहीं हूं। देखा आपने, इस तरह के और भी 2-3 सीन थे जिसमें ये चीज़ मुझे फील हुई। बिन्यामिन की बेटी जो है वो भी एक रास्ता लेके आई है कि यह भी रास्ता है, ठीक है। इसमें आप इसको शक का गुंजाइश देते हुए कह सकते हैं कि बहन को अपने भाई के मर्डर का इतना दुख है कि वो किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि उसका बाप भी इसी तरह, माँ भी जा रही है। लेकिन बहरहाल राइटर ने इसमें इस एक नई चेंज दिखाई है। ये वही बहन है जो पहले कहती थी कि उसके रास्ते में मत आओ, मैमल को मत छेड़ो। वो मतलब मैमल के लिए हमदर्दियाँ थी। अभी वो थोड़ी सी चेंज नज़र आई है, देखिएगा ज़रा। खुद गिरफ्तार करते हैं उसको, पिस्तौल उसकी कनपट्टी पे रख के वीडियो कॉल पर दिखाते हैं सिराज को, बल्कि ये देखा आपने कि किस तरह वो बता रही हैं कि इसको खुद गिरफ्तार करते हैं, शमरेज जो है उसको फिर दिखाते हैं। तो ये एक शिफ्ट है जो करेक्टर्स के अंदर होती है स्टोरी के हिसाब से। ये एक और सीन था इसी एपिसोड नंबर 22 में, जहाँ पे दोबारा हजरत आते हैं मंटो के पास और फिर वो क्या कहते हैं। उनकी अदाकारी का, कॉन्फिडेंस का लेवल भी अपनी जगह पे, डायलॉग भी बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे वो, मैंने जहाँ कहा ना, थल्ले लगा के रखा उन्होंने। I'm fine now. तो फिर सच बोलिए ना जनाब, झूठ सुन सुनकर हम दोनों की मत मारी गई है। ये देखा आपने, तो ये मैंने आपको दिखाना था। चलें कुछ और सीन देखते हैं और उस पर तबसरा करते हैं। मैमल के ख्वाब में मंटो जो है उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं। मौसम का इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे इसमें। इसमें एक चीज़, एक प्रॉब्लम है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि मंटो के बैक साइड पे भी और मैमल के बैक साइड पे भी बिजली जो है वो इक्वल उसकी मकदार, उसकी जो शाइनिंग है या उसकी थंडर के साथ उसका जो एक लाइटनिंग है वो आपको नज़र आती है। ये थोड़ा सा अजीब सही होता है क्योंकि एक जैसा, क्योंकि इफ़ेक्ट डाले गए हैं बाद में या उसके साथ ही इफेक्ट डाले होंगे, लाइटिंग करके बाहर डाला गया है। तो इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि नेचुरल जब बिजली चमकती है तो एक तो वो हर जगह इक्वल आपको नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता कि मेमल के कमरे की लोकेशन उसमें क्या है। चलें
इसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, जो एक इक्वल ही है जा, क्योंकि बिजली की एक साइड होती है, एक एंगल होता है। जिस साइड पे हुमायूं सईद खड़े हुए हैं उस साइड पे भी उतनी ही चमक रही है वो बिजली, और दूसरी साइड पे भी उतनी चमक रही है, उतनी है। लेकिन ये भी चलें, एक्सेप्टेबल है। आपने देखा होगा कोई करेक्टर अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है तो उसकी चेहरे की मोबाइल की लाइट बाकायदा करेक्टर के चेहरे के ऊपर पड़ती है। और अंग्रेज़ी फिल्मों में आपने ये भी देखा होगा कि बिजली जब चमकती है, बाज़ दफ़ा हॉरर फिल्मों में आपको दोबारा नज़र आता होगा कि एकदम अंधेरा है और बिजली चमकी है तो पूरा वो करेक्टर अंदर डराने के लिए या डरने के लिए पूरा चमकता है, उसके ऊपर वो नज़र आती है बिजली जो है चमकती हुई। यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से बिजली चमक रही है, ज़ाहिर है हुमायूं सईद की बैक पे चमक रही है तो मेमल के फ्रंट पे आएगी, और मेमल के फ्रंट के बैक के ऊपर अगर चमकेगी तो वो मंटो के फ्रंट के ऊपर आएगी। लेकिन आपको किसी जगह इनके चेहरे पे, इनके सर पे, इनके बाल पे लाइटनिंग का इफेक्ट कहीं नज़र नहीं आएगा। देखिएगा ज़रा, अब देखें ये इधर भी नज़र नहीं आया बिल्कुल, इसके चेहरे पे भी नहीं। और ज़ाहिर है हुमायूं सईद का जब दिखाएंगे उधर से, उस टाइम इधर से भी चमक रही है, उधर से भी ज़ाहिर है चमक रही होगी, तो वो कहीं पे भी आपको ना तो मेमल के चेहरे के ऊपर कोई इफेक्ट है लाइट का, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस चीज़ का सोर्स है। लाइट आ रही है अंदर, पूरा कमरा जो है लिट होता है। एक दफ़ा आप वो नीला दिखाते हैं, ये आप अगर देखते जाएं, बहुत लंबा सीन था ये, जहाँ पे ये देखें किसी जगह भी आपको ये इफेक्ट जो है ये नज़र नहीं आएगा ये करता हुआ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, आइए चल के ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं केस नंबर 9 की, जो एक सारे करैक्टर अपने अपने उसमें फ़िट हैं। एक करैक्टर जो है वो शायद ड्रामे को तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है, वो थोड़ा सा अननेचुरल है, उसको ख्याल रखना चाहिए कि ये वाला करैक्टर जो है ठीक है, 2 नंबर करैक्टर हो सकता है अंदर से, लेकिन किसके सामने किस टाइम क्या बात करनी, किस तरह खड़ा हुआ है, उसके बाद बात करते हैं। चलें, केस नंबर 9 में इंस्पेक्टर शफीक की जो मैं बात कर रहा हूँ, गौहर रशीद की, उन्होंने उनका गेटअप यानी वो शक्ल से पुलिस वाले लग रहे हैं, उनकी कटिंग उनकी आप देखें ज़रा, ये कहाँ पे ओवर एक्टिंग की है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें, मतलब उनकी कटिंग, उनकी टोपी हो रही है, उनका चलना और जो फुटवर्क जिसे कहते हैं वो बिल्कुल पुलिस वाला लगता है। लेकिन कहाँ पे इन्होंने ओवर एक्टिंग की है मैं ज़रा आपको बताता हूँ। ओवर एक्टिंग वाले 2 डायलॉग तो मैं आगे आपको सुनाता हूँ, लेकिन ये भी अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी रैंक का हो, वो एसएचओ हो, वो डीएसपी एसपी जो भी हो, वो किसी के घर जब जाता है और वो भी किसी बिजनेस टाइकून के जिसका बड़ा एक वो हो एम्पायर, वो जितना मर्जी अंदर से वो ख़राब हो, अब पुलिस का किरदार जो है वो जितना मर्जी मशकूक हो, रिश्वत खोर हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो इस तरह की हरकतें नहीं करता जो जनाब इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं। ये इन्होंने पुलिस के किरदार को एक विलन के किरदार के अंदर बिल्कुल ढाल लिया है। जिस तरह वो ए दिल में थे, विलन थे, विलन वो इस तरह की बात कर सकता है कि वो जनाब उससे आंखें नहीं मिला रहा और बड़े उससे दूसरी साइड पे मुंह करके उनकी चीज़ों को छेड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा ओवर है। अगर आप खुद सोचें, जितना मर्जी मैं कह रहा हूँ रिश्वत खोर हो, गलत नीयत से आया हो, ये कुछ नहीं करेगा। ये देखिएगा ज़रा, आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि शहर का इल्जाम झूठा है। झूठा है? अब ये देखें, देखा आपने ये और मैं अब ज़रा थोड़े से आपको डायलॉग बताता हूँ उनके। ये एक और जगह जहाँ पे वो कहते हैं आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं पुलिस को, इंस्पेक्टर को कहते हैं फैसल कुरैशी। तो आगे से वो उसकी रिएक्शन देखें, आप खुद सोचें कभी पुलिस वाले का ऐसा रिएक्शन हो सकता है क्या? इनको सिर्फ इस वजह से इजाज़त है, ये गौर रशीद हैं और ये अदाकारी वखरी टाइप की करते हैं, मुख्तलिफ करते हैं, इनको सिर्फ इसलिए इजाज़त है? देखिएगा ज़रा, मैं आपको दिखाऊं और आप 2 मिनट के लिए सोचें कि एक एसएचओ जो है वो गया हुआ है, वो इंस्पेक्टर, और वो जनाब एक इतने बड़े बंदे से बात कर रहा है, नीयत जैसी भी है, इरादा कम से कम ऊपर से तो बंदा ठीक लगता है या होना चाहिए। मतलब ये देखें, अब ये खुद आप फैसला करें। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? अरे यार क्या बंदा है ये यार, इसके वक्त की कितनी कदर है इसको यार। ये देखें, अब आप खुद सोचें कि अपने एक बंदे से, वो एक ऐसे बंदे के बारे में जो इतना अमीर कबीर है, बेशक उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है वो कर रहा है। पुलिस वाले हर चीज़ करते हैं, लेकिन इस तरह की ओवर एक्टिंग जो है ना वो कम ही करते हैं, वो बड़े ड्रामे करते हैं, ऊपर ऊपर से बड़े अच्छे बने होते हैं। तो ये क्योंकि गौर रशीद साहब, मैं अब इस ड्रामे के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है
जिससे आपको लगे कि वो अदाकारी कर रहा है। फैसल कुरैशी अपने रोल को बड़ा फोकस करके कर रहे हैं, सबा कमर अपने किरदार को, उसके पेरेंट्स अपने किरदार को, बाकी आगे जो वकला वगैरह आएंगे वो उनको तो देखेंगे, लेकिन जो जो किरदार अभी तक सामने आए हैं उसने ड्रामे की एक संजीदगी और एक उसको कायम रखा है। एक एक करेक्टर जो है वो जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, तो ये इनके लिए क्या इस चीज़ की इजाज़त है? आगे मैं फिर दिखाता हूँ आपको एक और सीन। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी आप ज़रा चेक करें, इनकी लेवल का चेक करें, एक्टिंग को किरदार से बाहर कैसे निकले हैं। मतलब वो विलन विलन होता है, कोई विलन बने, जिस तरह ए दिल में विलन है, या और किसी ड्रामे में आजकल जरनाब वाला में भी विलन है, या ए दिल में थे या उससे पहले, तो इन्होंने इंस्पेक्टर के रोल से ज़्यादा अपने आप को विलन समझा हुआ है। बहरहाल वो पुलिस के इंस्पेक्टर है, रिश्वतखोर है, जैसा भी है, तो इसको एक रूटीन से हट के जो रवायती विलन होता है उसके उससे डिफ्रेंशिएट करना होता है। ये देखिएगा ज़रा, ठीक कह रहे हैं आप कामरान साहब, ये देखिए ना कितने बुरे लगते हैं खाली। देखा आपने? आपको अगर इसकी आवाज़ नहीं आई, मैं दोबारा आपको सुना देता हूँ, देखिएगा ज़रा दोबारा। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कामरान साहब, ये देखिए ना कितने बुरे लगते हैं खाली हाथ। अभी देखा आपने? ये है, और आगे भी शायद एक सीन था, मैं वो दिखा के फिर ज़रा और बात करते हैं। तो केस नंबर 9 ओवरऑल अब देखते हैं, इसको फॉलो करेंगे आगे किस तरफ जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि ये ड्रामा कोई ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, इसकी किस्तें थोड़ी होंगी। एक संजीदा टॉपिक के ऊपर है, अच्छा ड्रामा है, लेकिन देखते हैं आगे किस करवट बैठता है। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।